Carnatic War 1746 to 1748. Carnatic, once under the control of the Mughal Empire, had become independent. Arcot, situated between Chennai and Pondicherry, was the capital town of Carnatic. French and English were on the opposite sides in the 1744 war of Austrian succession in Europe. The war had telling effect on India too. Animosity began to rise between French and English companies in India. French Governor Dupleix lured Nawab Anwaruddin of Carnatic in his favor. The French forces took control over the British fort in Madras. When the Nawab of Carnatic demanded the Madras fort, Dupleix refused to hand it over to Nawab. This led both sides to war and Carnatic Nawab was defeated. यहाँ पर क्या हुआ, जो कार्नेटिक जो जगह थी was once under the control of the Mughal Empire. ये मुग़ल एम्पायर के कंट्रोल में था और उसके बाद वो कुछ समय बाद इंडिपेंडेंट हो गया था. बिटवीन चेन्नई एंड पौंडीचेरी आर्कट जो था वो चेन्नई और पौंडीचेरी के बीच में एक छोटा सा स्टेट था. वॉज द कैपिटल टाउन ऑफ कार्नेटिक. एक छोटी सी सिटी थी. आर्कट छोटी सी सिटी थी, स्टेट नहीं थी, सिटी थी. वॉज द कैपिटल टाउन ऑफ कार्नेटिक एंड इट वॉज द कैपिटल टाउन ऑफ कार्नेटिक. French and English on opposite sides in the 1744 War of Austrian. और फ्रेंच और इंग्लिश जो थे दोनों ऑपोजिट साइड्स में थे और दोनों एक दूसरे के खिलाफ में खड़े हुए थे. सो इस पे इंडिया पे तो असर पड़ ही रहा था. और इस समय जब जो नवाब थे अनवरुद्दीन, उन्होंने फ्रेंच गवर्नर ड्यूप्लेक्स का साथ दिया ताकि क्या हो कि वो आगे चलकर उनका साथ दे और उनको जो है जो फोर्ट था वो उनके नाम पे, मद्रास फोर्ट उनके नाम पे करते. तो ड्यूप्लेक्स ने ऐसा नहीं किया और नवाब को देने से रिफ्यूज़ कर दिया. When the Nawab of Carnatic demanded the Madras fort, Dupleix refused to hand it over to Nawab. This led both sides of war and Carnatic Nawab was defeated. So इस तरह से दोनों साइड में क्या होने लगे, दोनों में युद्ध छिड़ गया और जो कार्नेटिक नवाब थे वो हरा दिए गए. So इस तरह से 1748 peace was restored between France and Britain in Europe. Consequently, peace was restored between the two companies in India also. The Madras fort was handed over to English company और उसके बाद फिर से जो मद्रास फोर्ट था वो इंग्लिश कंपनी को हैंड ओवर कर दिया गया. और इस तरह से पीस जो था वहाँ पर बना थोड़े समय के लिए. तो वॉर गेव बर्थ टू न्यू थिंग्स, क्योंकि हमेशा जब भी कोई वॉर होती है तो उससे बहुत सारा नुकसान भी होता है और कुछ नई चीज़ें भी देखने को मिलती हैं. सो विद द डिफीट ऑफ कार्नेटिक नवाब और नवाब के हार जाने के बाद सुप्रीमेसी ऑफ यूरोपियन सिस्टम ऑफ वॉर वॉज इस्टेब्लिश. और इस तरह से जो यूरोपियन सिस्टम था वॉर करने का वो इस्टेब्लिश हो गया. यूरोपियन कंपनीज केम टू नो दैट with further increase in internal interference in the politics of Indian state politics, supremacy too could be established further. उन्होंने सोचा कि अगर हम इंडियन पॉलिटिक्स में घुसेंगे तो बहुत कुछ हो सकता है और हम अपना यहाँ पे दबदबा बना सकते हैं. दिस वॉर ऑल्सो शार्पन म्यूचुअल राइवलरीज एंड इल विल बिटवीन द टू कंपनीज. सो इस तरह से दो कंपनीज के बीच में झगड़ा होता रहा. फिर हम आएंगे सेकेंड कार्नेटिक वॉर पे जो हुई है 1748 टू 1754. अ बैटल बिटवीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड फ्रेंच कंपनी वॉज फाउट ओवर द क्वेश्चन ऑफ सक्सेशन टू द थ्रोन ऑफ हैदराबाद. और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच कंपनी के बीच में कार्नेटिक वॉर हुई है, ठीक है. और फ्रेंच कंपनी वॉज फाउट ओवर द क्वेश्चन ऑफ सक्सेशन, ताकि जो फ्रेंच कंपनी थी वो इसलिए लड़ रही थी ताकि उनको हैदराबाद का थ्रोन मिल सके.
फ्रेंच कंपनी डिक्लेयर्ड मुजफ्फर जंग एज द रूलर ऑफ हैदराबाद। फ्रेंच कंपनी ने मुजफ्फर जंग को हैदराबाद का रूलर बना दिया। एंड चांद साहिब ऑफ कर्नाटक, और कर्नाटक जगह का किसको बना दिया? चांद साहिब को। वेयर इज ब्रिटिश कंपनी वॉज सपोर्टिंग मोहम्मद अली इन कर्नाटक एंड नासिर जंग इन हैदराबाद। और मोहम्मद अली को ब्रिटिश कंपनी सपोर्ट कर रही थी और कर्नाटक में, और नासिर जंग को हैदराबाद में। अल्टीमेटली द वॉर ब्रोक आउट, और इस तरह से लड़ाई फिर से छिड़ गई। मुजफ्फर जंग गेव अ सम ऑफ 50,000 pounds एंड जागीर वर्थ ₹10,000 अ ईयर टू फ्रेंच कंपनी। तो उनको इतना पैसा देना पड़ा फ्रेंच कंपनी को फॉर द हेल्प इन द वॉर, ताकि वो उनके वॉर में क्या कर सके? हेल्प कर सके। Under Robert Clive, a young clerk in the company, British company, force besieged Arcot. चांद साहिब was killed in war, और इस वॉर में चांद साहिब को मार दिया गया। The whole Carnatic came under the control of British company, और इस तरह से जो पूरा Carnatic था वो ब्रिटिश कंपनी के अंतर्गत आ गया। English company established supremacy in Carnatic and French maintained their army in Hyderabad in the name of protecting the Nizams, and for the Nizam allowed them to collect revenues। और इन्होंने बोला कि हम हैदराबाद में किसको सपोर्ट कर रहे हैं? निज़ाम्स को। सो निज़ाम ने सोचा कि जब ये हमें सपोर्ट कर रहे हैं तो हमें भी इनके लिए कुछ करना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, वहाँ पर बोला कि आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग बिना टैक्स दिए वहाँ पर बिजनेस कर सकते हो। सो दिस वॉज द वेरी फर्स्ट फॉल्ट ऑफ द निज़ाम्स। ठीक है। This method of exercising control, that is by making the Indian royalty pay to maintain the foreign army, came into practice। So इस तरह से वहीं से जो है क्या आया, इंडियन रॉयल्टी जो थे, मतलब जो इंडियन किंग्स हुआ करते थे, उन्हें फॉरेन आर्मी को क्या करना पड़ता था? पैसे देने पड़ते थे उन्हें, एक तरीके से उनको रेंट देना पड़ता था। द थर्ड कार्नाटिक वॉर, द फाइनल फेज जो थर्ड कार्नाटिक वॉर है वो 1756 से 1763 तक। द फाइनल फेज ऑफ द एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट स्टार्टेड व्हेन द 7-year वॉर ब्रोक आउट इन यूरोप। और उसके बाद ये स्टार्ट हुई यहाँ पे जो एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट था, मतलब एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट इसको कहते हैं। जब ये स्टार्ट हुआ इन द वॉर ऑफ वॉन्डिवॉश इन 1760, फ्रेंच वर डिफीटेड। और इस तरह से इस वॉर में फ्रेंच डिफीट हो गए, फ्रेंच हरा दिए गए। द ब्रिटिश कंपनी इमर्ज विक्टोरियस इन द वॉर, और इस तरह से ब्रिटिश कंपनी ने इन जितनों को भी ये रूल कर रहे थे, एंग्लो फ्रेंच जितनों को भी रूल कर रहे थे, जितने स्टेट्स थे इनके पास, सब वो क्या हो गए? इंग्लिश लोगों के पास चले गए, ब्रिटिश कंपनी के पास चले गए। सो द इंग्लिश हुआ ऑलरेडी इन पावर इन कर्नाटक, और जो इंग्लिश लोग थे जो कि ऑलरेडी उनके पास पावर थी, आउटस्टेड फ्रेंच फ्रॉम द हैदराबाद टू, और उसके बाद अब फ्रेंच को तो हैदराबाद से भी जाना पड़ा। एंड दस ऑल द टेरिटरीज अंडर द फ्रेंच कंट्रोल केम अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश कंपनी। और इस तरह से ब्रिटिश कंपनी के कंट्रोल में पूरा जो भी फ्रेंच गवर्न करती थी, वो सारी सिटीज़, सारे स्टेट्स जो हैं वो क्या हो गए? ब्रिटिश कंपनी के अंडर में आ गए। द ड्रीम ऑफ फ्रेंच कंपनी टू गेन पॉलिटिकल सुप्रीमेसी इन इंडिया केम टू एन एंड। और इस तरह से जो फ्रेंच कंपनी का जो ड्रीम था कि पॉलिटिकल सुप्रीमेसी, इंडिया की पॉलिटिकल सुप्रीमेसी में हम घुसेंगे और इस तरह से हम उसमें जो है आगे बढ़ेंगे, और इस तरह से हम जो है अपनी जगह इंडिया में बना सकते हैं। So British East India Company found a new door open to establish a supremacy over entire India. So इस तरह से ब्रिटिश कंपनी को ये फिर से मौका मिला कार्नाटिक वॉर्स के बाद, ताकि वो अपनी सुप्रीमेसी पूरे एंटायर इंडिया में क्या कर सके? फैला सके। So अब हम देख लेंगे यहाँ पे Lord Dalhousie doctrine of lapse. Lord Dalhousie followed the policy
Lord Dalhousie followed the policy of annexing Indian state under company rule. He banned age-old traditions of adoption of hair by Indian kings. इन्होंने क्या चीज़ ख़त्म करी? यहाँ पे इन्होंने जैसे हेरारिकल जो चीज़ें रहती हैं, जैसे हेरारिकल जो भी रूल करते हैं, जो जैसे पहले उनके पापा, फिर उनका बेटा, फिर उनका बेटा, फिर उनका बेटा, दैट इज़ कॉल्ड हेरारिकल. सो इन्होंने ये एज ओल्ड ट्रेडिशन जो था ये बैन किया. ही बैन द एज ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ एडॉप्शन ऑफ हेयर बाय इंडियन किंग्स. और उसके बाद उन्होंने ये भी बैन कर दिया कि जो भी हेयर है, अगर जो भी किंग है, हेयर मीन्स जो भी किंग है, अगर उनके पास बेबी नहीं है, उनके पास बच्चा नहीं है, तो वो एडॉप्शन नहीं कर सकते हैं. व्हेन द रूलर डाइड विदाउट अ नेचुरल हेयर, जब उनके पास कोई उनका वारिस नहीं होता था और वो ऐसे ही मर जाते थे, ऐसे ही उनकी डेथ हो जाती थी किसी भी किंग की जिनके पास बेटे नहीं हैं. सो हिज स्टेट वाज एनेक्स्ड टू ब्रिटिश डोमिनियंस. सो इस तरह से उनका जो स्टेट था वो ब्रिटिश डोमिनियन में ऑटोमेटिकली जुड़ जाता था. सो इसलिए उन्होंने ऐसा किया था, ऐसा रूल निकाला था. Many states including Jhansi, Nagpur and Satara were annexed under this doctrine. In 1856, Nawab of Awadh was accused of misgoverning his state and thus it was annexed to British rule. और फिर उनको पता चला कि जो अवध के जो नवाब हैं वो उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा दिया गया कि वो अपने स्टेट को मिसगवर्न कर रहे हैं और अपने स्टेट को अच्छे से चला नहीं पा रहे हैं. सो इसलिए ब्रिटिश रूल ने उनके स्टेट को अपने में मर्ज कर लिया. ऑलमोस्ट एंटायर इंडियन स्टेट सिंस 1757 to 1857 had come under British rule. The administrative policies of the company spread discontent among Indian state and therefore the great freedom struggle of 1857 broke out. और इस तरह से जब इंडियंस ने देखा कि हमारे ऊपर जो ब्रिटिशर्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा फोर्सफुली अपने कामों को करा रहे हैं और इस तरह से डिसकंटेंट मीन्स डिससेटिस्फैक्शन इंडियन स्टेट्स के बीच में और इंडियंस के बीच में होने लगा. सो इस तरह से यहाँ से भी 1857 की वॉर इट ब्रोक आउट. और सबसे पहले जो कॉजेज़ है ब्रिटिश सक्सेस का इंडिया में वो यही है कि after the success in Carnatic Wars, the British emerged as leaders in trade and Battle of Plassey and Buxar provided political power to the British company. जो Battle of Plassey हुआ था, Battle of Buxar हुआ था, उसमें भी ब्रिटिश कंपनी को बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल पावर इनकी बढ़ गई थी. बट वॉट वर द कॉजेज विच इन ए शॉर्ट स्पैन मेड ब्रिटिश द फेट मेकर्स ऑफ इंडिया. पर कुछ समय में ही उन्होंने इंडिया का फेट पूरा चेंज कर दिया. वो किस तरह से किया? वो इस तरह से किया क्योंकि सबसे पहले तो उन्होंने डिवाइड किया, अपने इंडियन रूलर्स को ही डिवाइड किया और उनके ऊपर रूल करना स्टार्ट किया. Contention of trades but also pave way to secure political reign of India in their hands. After success in the Battle of Plassey and Buxar, they made the Nawabs of Bengal, Bihar, Orissa and Awadh and Mughal Emperor Shah Alam virtual prisoners. और इन्होंने Battle of Plassey और Buxar के बाद जो नवाब्स थे, जो बंगाल के थे, बिहार के थे, उड़ीसा के थे, अवध के थे, मुग़ल एम्परर शाह आलम, इन सबको वर्चुअल प्रिजनर बना लिया था. ये कुछ भी नहीं कर सकते थे. और सबसे पहले जो मुग़ल एम्परर्स थे वो पावरलेस हो चुके थे, उनके पास पैसा नहीं था, वो बहुत वीक हो चुके थे, दे वर रिसोर्सलेस. सो ब्रिटिश कंपनी एनकैश दीज वीकनेस और ब्रिटिश कंपनी ने इन सारी चीज़ों का फ़ायदा उठाया और अपने आप को सक्सेसफुल बना लिया इंडिया में. British company took full advantage of internal rivalries and political apathy of the Indian kings and Nawab. क्योंकि Indian kings और नवाब में क्या हो रहा था, rivalries और political apathy थी. So इन चीज़ों का ही फ़ायदा ब्रिटिशर्स ने उठाया और उन्होंने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपनाकर इंडिया में ही इंडियंस के ही बीच में रूल किया.
और जो रीज़न, जो सबसे मेन रीज़न था वो था डिवाइड एंड रूल, जो इंडियंस जो है वो खुद समझ नहीं पाए। और उसके बाद था द रीज़न ऑफ सक्सेस ऑफ द ब्रिटिश आर्मी वॉज ए लाइट एंड स्मॉल आर्म एंड ट्रेन फोर्सेज। द इंग्लिश ऑल्सो हैड कैनन्स विच हेल्प अ लॉट इन देयर सक्सेस। और बहुत सारे कुछ इंडियंस भी उसमें मिले रहते थे और उनकी हेल्प करते थे। सो इसलिए इंडिया जो है पूरी तरह से ब्रिटिशर्स के कैप्चर में आ गया। और द कॉज ऑफ द सक्सेस ऑफ द ब्रिटिश वॉज नॉट द एबिलिटी ओनली बट इट वॉज ड्यू टू पॉलिटिकल वीकनेस ऑफ इंडियन रूलर्स। और इंडियन रूलर्स की पॉलिटिकल वीकनेस की वजह से ही जो ब्रिटिशर्स जो थे वो क्या कर पाए, वो इंडिया पे राज कर पाए। पॉलिटिक्स क्या है? इट इज़ ऑल्सो सॉर्ट ऑफ टिक जो कि खून चूसती है। सो उस समय भी जो पॉलिटिक्स थी वो हमारी जो पॉलिटिकल जो व्यू था हमारा इंडिया का वो बहुत अच्छा नहीं था। और आज भी वैसे ही जो पॉलिटिकल व्यू है हमारा इंडिया का बहुत अच्छा नहीं है। इसीलिए अंग्रेज़ों ने हमारे इंडिया पे इसीलिए राज करने पाए क्योंकि उन्होंने सबसे पहले डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपनाई और उसके बाद उन्होंने मुग़ल एम्परर्स को पावरलेस बना दिया और इतनी बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ प्लासी और कार्नेटिक वॉर से उन्होंने सारी चीज़ों को हिला के रख दिया था इंडिया में। और पॉलिटिकल वीकनेस का उन्होंने खूब सारा फ़ायदा उठाया। सो इस तरह से ब्रिटिशर्स जो है इंडिया में राज करने पाए।